नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हल्द्वानी में एशियन फेसिंग प्रतियोगिता का आगाज। 17 देशों के खिलाड़ी करेंगे प्रतिभा का प्रदर्शन। सीएम धामी प्रतियोगिता का करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड सहकारी संघ लॉन्च करेगा हिमालय जल। हरिद्वार में मिनरल वाटर और बायो फर्टिलाइजर प्लांट। किसानों के लिए 500 सहकारी क्रय केंद्र होंगे स्थापित। देहरादून में हस्तशिल्प मेले की भव्य शुरुआत। देश भर के शिल्पकारों ने लगाए 50 स्टॉल। हिंदू नेशनल स्कूल बना कला का केंद्र। 24 सितंबर तक चलेगा मेला। डोईवाला में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू। 5000 हस्ताक्षरों का रखा गया लक्ष्य। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड में एसआईआर की शुरुआत। चुनावी प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम। 2025 की सूची का 2003 से मिलान। विधायक विनोद चमोली ने एसआईआर का किया स्वागत। और उत्तरकाशी में आपदा से भारी नुकसान। किसानों की सेब की फसल बागानों में अटकी। समय से बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है फसल। कोल्ड स्टोरेज परिसर ने दिया शांतिपूर्ण धरना। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। चमोली से अहम खबर है, आपको बता दें कंतूरी गांव में सर्चिंग अभियान शुरू किया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की सर्चिंग से मिले हैं 500। मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है रेस्क्यू टीमें। तो कल मिला था एक जीवित व्यक्ति। 200 बरामद हुए हैं। तो कल एक जीवित 100 मिला था। 200 फिलहाल बरामद हुए हैं। फायर सर्विस पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान। नंदानगर चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है। चमोली से अहम खबर। कुंतरी गांव में सर्चिंग अभियान जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की सर्चिंग से मिले हैं 500। तो कल मिला था एक जीवित व्यक्ति। 200 बरामद हुए थे। तो नंदानगर चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। तो चमोली कुंतरी गांव में सर्चिंग अभियान जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की सर्चिंग से 500 फिलहाल बरामद हुए हैं। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। सर्चिंग अभियान में 500 बरामद हुए हैं। कल मिला था एक जीवित व्यक्ति, जबकि 200 बरामद हुए थे। और अगली खबर का रुख करेंगे मंगलौर से। अगली खबर, जहां मेडिकल स्टोर में पुलिस का चला है चेकिंग अभियान। पुलिस कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई मेडिकल स्टोर पर ताला लटका मिला। प्रतिबंधित और नशे की दवाइयों को न रखने की हिदायत दी गई है। मेडिकल संचालकों के लाइसेंस व दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो प्रतिबंधित और नशे की दवाइयों को न रखने के निर्देश लगातार ड्रग्स विभाग के द्वारा दिए गए हैं। कई मेडिकल स्टोर पर लटका मिला ताला। प्रतिबंधित और नशे की दवाइयों को न रखने की हिदायत लगातार दी जा रही थी। और अब ये छापेमारी की गई। मेडिकल संचालकों के लाइसेंस और दस्तावेजों की भी जांच की गई है। कई मेडिकल स्टोरों पर ताला लटका मिला है। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। तो मंगलौर से अहम खबर, मेडिकल स्टोर में पुलिस का चेकिंग अभियान, जिसको लेकर छापेमारी की गई। पुलिस कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोरों पर ताला लटका मिला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट भूमि मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सवाल खड़े करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। सरकार ने एक साफ सुथरी नीति के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया कराते हुए कार्य आवंटन कराया है। इसमें अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आने पर सरकार न सिर्फ जांच कराएगी बल्कि पारदर्शिता कायम रखने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मनगढ़ंत आरोप लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, विषय ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो सरकार देखेगी, उसको सरकार का काम है देखना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर विकास भवन सभागार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा गत बैठक से अब तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यूपीसीएल जल जीवन मिशन, बीएसएनएल और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और लंबित पुलों की प्रगति को तेज करने के निर्देश दिए। यूपीसीएल को आपदा प्रभावित सेवा केंद्रों की स्थिति और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं बीएसएनएल को मोबाइल नेटवर्क सेवाओं को सुचारू करने की तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि दिशा की बैठक और साथ में आपदा भी, क्योंकि इस बैठक को हमने आपदा से भी जोड़ा है, क्योंकि मेरी रोडें इफेक्टिव हो गई हैं, मेरे बिजली के चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का बागेश्वर का जो हमारा बिजली का सप्लाई का केंद्र है वो भी इफेक्टिव हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा और कौसानी के क्षेत्र से जो बिजली दी जा रही है बागेश्वर के अंदर, उससे भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिवेशन आ रहा है, तो उसकी हम एक दीवार बनाने का काम और फटाफट उसको भी रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू होने वाला है, जिसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो बिहार में चोरी पकड़ी गई, किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में एसआईआर करने की बात कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। यह यात्रा 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होगा। मंत्री जोशी ने बताया कि पहले चरण में 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन 71 शहीदों की मिट्टी रह गई थी। अब दूसरे चरण में इन शहीदों की पवित्र मिट्टी को भी सैन्य धाम में शामिल किया जाएगा। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग, पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा के सभी पड़ावों की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत अपना राष्ट्रव्यापी अभियान डोईवाला से शुरू कर दिया है। आपको बता दें, परवादून जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जनता को कथित वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करना है। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि देश में विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परवादून जिला कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई और ये अभियान सिर्फ परवादून जिले में नहीं, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में चलाया जा रहा है। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 1 महीने तक ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें जो वोट चोरी की जा रही है बड़े स्तर पर, उसकी पोल खोली गई। उसमें बताया गया कि कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से काफी समय से वोटर लिस्ट मांगी जा रही थी, जो हम पेन ड्राइव में मांग रहे थे, मगर हार्ड कॉपी हम लोगों को दी जा रही है, जिसमें गड़बड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो ये पूरा रिसर्च सर्वे हुआ है, करीब 6 से 7 महीने लगे एक सीट पर, जिसके बारे में बताया गया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा। महादेवपुरा जो महाराष्ट्र की सीट थी, जिसमें 1 लाख वोटों की चोरी की गई, 1 लाख वोट गायब कर दिए गए, जिसमें एड्रेसेस पूरी तरीके से गलत पाए गए, फोटोज गलत पाई गई, एक घर में कई सौ लोग उसमें रह रहे हैं। महाराष्ट्र की सीट की भी बात एक निकल के आई, अहमदनगर की एक सीट, जहां बहुत लोग एक ही घर के एड्रेस में रह रहे हैं। और कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा की गई, जिसमें कर्नाटक की ही एक सीट की बात रखी गई, जिसमें 6041 वोट डिलीट कर दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े विश्वविद्यालयों में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर फिलहाल माहौल गर्म हो गया। 2 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर छात्र उत्साहित हैं। वहीं छात्र नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। आपको बता दें, डीएसबी कैंपस में आज छात्र नेताओं ने रैली कर छात्रों से समर्थन की अपील की और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी कॉलेजों में एक साथ चुनाव के चलते पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। कॉलेज परिसरों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ छात्रों को लिंग 2 समिति की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, चुनावी माहौल में छात्र राजनीति की नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। मैं छात्र हित में काम करना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन नहीं होते तो यहाँ छात्रों की आवाज़ को दबाया जाता है, ना यहाँ आईडी कार्ड टाइम से बनते हैं, ना यहाँ मतलब बच्चों की आवाज़ों को बहुत दबाया जाता है। आप यहाँ की वॉशरूम की हालत देखेंगे, बहुत गंदी है। और मैं चाहता हूँ, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ इस कैंपस के लिए कुछ बदलाव लाऊँ। गुरुजी, मेन चीज़ यहाँ बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से, गाँव वगैरह से आता है बच्चा, आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए, और ये जो बुक्स का इशू, ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वैसे तो मैं आपको बताऊं, बड़ी संघर्ष से हमारा ये जो छात्र चुनाव पहले यहाँ पे हुए हैं। पहले सबको बधाई देना चाहता हूँ सभी कैंडिडेटों को, जो हमने बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं 6 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है, तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। एक बाहरी एलिमेंट जिस तरह से कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको लेके सीसीटीवी या तमाम सुरक्षा बिल्कुल है। अभी तक जो सीसीटीवी हमारे कैंपस के अंदर लगे हुए हैं, उनको चेक कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे फंक्शनल हों। उनके डेटा की फुटेज भी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ पर हमें लगता है कि इस तरह की अवांछित गतिविधियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर अतिरिक्त हम कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं।
और पूरी फुटेज रखी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की अधिसूचना के पश्चात, जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है यानी 22 से, उसके बाद से इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून निवासी मधु चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जौनसारी जनजाति की आपको बता दें स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित होने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 6 में जौनसारी जनजाति की वर्तनी गलत दर्ज है, जिससे योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है। कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 सप्ताह में विचार पर निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। इस याचिका का उद्देश्य है कि शब्दों की विभिन्नता को ठीक कर जौनसारी जनजाति के लोगों को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये मैटर है, जौनसारी जो जनजाति है उसको जनजाति श्रेणी में शामिल तो है ये, लेकिन इसकी स्पेलिंग कुछ गलत होने की वजह से इसका बेनिफिट जो है इस ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिल रहा है। ये इनका आर्गुमेंट था। इनका ये कहना था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2000, उसमें के अनुच्छेद 6 में जौनसारी की स्पेलिंग गलत हो गई है, जिसकी वजह से इनको इस जनजाति के लोगों को इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है या इनके स्टूडेंट को। फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड इन दिनों भीषण आपदा से जूझ रहा है। राज्य के कई जिलों में जन धन की भी हानि हो रही है। वहीं संकट के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर आपदा प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि समय रहते तैयारियां नहीं की गई हैं, जिससे ये नुकसान बढ़ा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की सुस्ती ने हालात बिगाड़े हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आपदा के समय राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। नहीं रोक पाते और वो इस तरह से लोगों को भी एक वातावरण देने का काम करते हैं कि ताकि आप भी अपनी सेवाएं देते रहें। और इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में भी बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल जो नहीं रहे आज हमारे बीच में, और उनके लिए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं और उस स्थल को देखते हैं। आपदा में जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है, राजधानी देहरादून में ही आप देख लीजिए, सैंसधारा को आप ले लीजिए, माल देवता को ले लीजिए, प्रेम नगर से आगे पुल बह गया है, परवल में ट्रेली पलटने से 12 लोगों की जो है दुर्घटना से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर क्षेत्र के खजान आपको बता दें, खानपुर और आसपास के गांवों में गंगा नदी के तेज बहाव से भूकटाव की समस्या गंभीर हो गई है। अब तक हजारों बीघा गन्ने, धान और चारे की फसलें पानी में बहकर नष्ट हो चुकी हैं। कटाव की आशंका से किसान गन्ना समय से पहले ही काटकर पशुओं को खिलाने को मजबूर हैं। किसानों ने शासन प्रशासन पर बेरुखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। गंगा के उफान से भोगपुर, बहादुराबाद, खानपुर, महाराजपुर कला, गंगदासपुर समेत करीब 40 गांव में भू कटाव हो रहा है। सिंचाई विभाग को सुरक्षात्मक कार्यों के आदेश दिए गए हैं और राज्य आपको बता दें, राजस्व टीम नुकसान का आकलन कर रही है ताकि नियमानुसार मुआवजा भी दिया जा सके। क्या है कि भाई जी, यहाँ 20 दिन से गंगा नदी ने पूरा कहर बरपा रखा है और किसानों की जमीन बह रही है और खड़ी गन्ने की फसल भी बह रही है। या तहसील का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। मैंने जबकि एसडीएम साहब से कई दिन पहले बोल भी दिया था कि यहाँ बहुत किसानों की फसल बह रही है, गंगा कटाव कर रही है। यहाँ जो बहुत कटाव हो गया है, फसल का नुकसान बहुत है, कम से कम भी काफी समय से कटाव चल रहा है। बहुत नुकसान से जो है पब्लिक वो परेशान है और इसी वजह से जो है दुखी भी है ज्यादा। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे आगे को पालन पोषण होगा इनका बच्चों का, कोई नहीं आज यहाँ
ये जो हमारे गांव के पास नील गंगा है ना, ये तो हमारे गांव की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हमारी जमीन का कटाव कर रही है, इसलिए हमें गन्ना को काटना समय से पहले पड़ रहा है। किसी की 10 बीघे, किसी की 12 बीघे, किसी की 8-9 बीघे, तो सबको लेके चली गई जी। बहुत नुकसान हो गया, खड़ा खड़ा गन्ना गया। ये तो अब जा हाथ तो लगा, थोड़ा बहुत सीधी थोड़ी शांत था, नहीं बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, सके इतना पानी आ रहा था, धस रहे थे। ये तो थोड़ा ऊंचा हो गया, जो हमारा काट रहे हाथ तो लग रहा, जो ये भी नहीं जा रहा, ये भी फ्री में ले रहे, फायदा उठा रहे चरखी वाले। हाँ देखिए, जो नदी का स्तर बढ़ता और घटता जा रहा है, तो उससे कई जगह पे शिकायत आई है कि उससे जमीन का कटाव हो रहा है जहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं है। एक तो उसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य करें, और दूसरा ये कि हमने अभी अपने राजस्व टीम को वहाँ पर भेजा है कि जो भी उसमें मानकों में है, अगर जमीन कटाव का कुछ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू होने वाला है, जिसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने SIR का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उससे पहले यहाँ की चुनावी प्रणाली को ठीक करना जरूरी है। विनोद चमोली ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर SIR जारी करने की बात कही गई थी, और अब SIR जब जारी होने जा रही है तो निश्चित ही बहुत सी चीज़ें और बहुत सी चीज़ों का समाधान भी होगा। देखिए, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ बने, ठीक बने। और उसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी कि यहाँ पर भी ऐसा बिहार की तर्ज पर SIR शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बातचीत शुरू की और आज उसकी कवायद भी शुरू हो गई है, और उत्तराखंड में बहुत जल्दी SIR शुरू होने वाला है। इसका हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ इसके कारण बहुत सारी चीज़ों का समाधान होने जा रहा है। तो डेमोग्राफी चेंज की बात कही गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश तहसील परिसर में आधार अपडेट के लिए केवल एक जन सेवा केंद्र संचालित हो रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधार अपडेट कराने के लिए लोग रात 12 बजे और सुबह 2:30 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। सेंटर सुपरवाइजर गौरव के अनुसार प्रतिदिन केवल 15 टोकन ही वितरित किए जाते हैं, जिससे सीमित संख्या में ही आधार अपडेट हो पाता है। विकलांगों को भी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अन्य दस्तावेजों के लिए आधार अपडेट अनिवार्य है, लेकिन एक ही सिस्टम पर काम होने से प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। जनता ने सरकार से मांग की है कि अन्य स्थानों पर भी जन सेवा केंद्र खोले जाएं, ताकि समय पर और सरलता से लोग सुविधा का लाभ ले सकें। देखिए सर, क्या होता है ना कि टोकन हम 15 बांट रहे हैं, लेकिन पर फैमिली में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसी के 7-7 बच्चे भी हैं, तो टोकन जिनके 15 ही बट रहे हैं, लेकिन लोग 40 हो जा रहे हैं। लोग दिन में 40 बनाए जा रहे हैं, लेकिन टोकन हम 15 ही बांट पाते हैं, क्योंकि हर किसी फैमिली में 1-1, 2-2, 3-3 बच्चा होता है, तो फैमिली को अलग अलग हर टोकन के लिए बुला नहीं सकते। लगातार आ रहे हैं और कोई लोग रात को 12 बजे बैठ जाते हैं, 2 बजे रात को, फिर जाके 15वां नंबरों को दूसरे दिन भी नहीं आ पाता है। कई दिन से मैं अपने आप 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ जब भी 15 नंबर हमारा पहुँचता नहीं है। सुबह आज 5 बजे आया हूँ, 4 बजे तब जाके 15वां नंबर आया। हमें जो है आजकल राशन कार्ड का वो सत्यापन हो रहा है, तो उसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। तो 2-3 दिन पहले भी आए थे, तो 10 बजे आए थे, ऑफिस खुलने के टाइम पे आए थे, तो इन्होंने कहा कि आप जो है 10 बजे आकर के टोकन ले सकते हैं। तो जब आकर के यहाँ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हमें पता लगा कि लोग तो यहाँ रात 12 बजे 1 बजे इस तरह से लाइन में लग जाते हैं। हमें अभी में आधार कार्ड की दिक्कत आ रही है। मैं बार में एक 2 बार आए हैं, बोला हम विकलांग हम कितने समझते हैं, ये जो चारा आएगा तो सबको विकलांग हम समझ लेंगे, लेकिन अभी नंबर नहीं आया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।